Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on Iran, the relations between US and Iran. ठीक है वो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस ओकेजन पे प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेकर आया है स्पेशल गणेश चतुर्थी ऑफर्स, जिसमें आप अप टू 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन सिलेक्ट कोर्सेज। आपको कूपन कोड यूज़ करना है मोदक। तो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करें तो उसमें आप अप टू 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स पीएम प्रैक्टिस प्रो, जिसमें आपको बैंकिंग पीडीएफ कोर्स विच इंक्लूड्स मोर देन 20,000 क्वेश्चंस वो, और मॉक टेस्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा एट द प्राइस ऑफ 999। उसके साथ साथ पीएम प्रीमियम एंड पीएम बैंकिंग प्रो पर भी 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप वीडियो कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो फिर कंप्लीट बैंक वीडियो कोर्स, पीएम प्राइम एंड पीएम परफेक्ट पे पर अप टू 30% डिस्काउंट पर 30% डिस्काउंट अवेलेबल है। एंड अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के वीडियो कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो उस पर भी 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। ओके, सो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करें वो है सैंक्शंस फॉर चेंज। सैंक्शन होता है किसी कंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा देना, यानी कि अगर कोई जैसे कोई पावरफुल कंट्री है, इस केस में यूएस, तो वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, जैसे कि दूसरी कंट्री ट्रेड नहीं कर सकती। ठीक है, वो यूएस डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकती, उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं दूसरी कंट्रीज़ में वो फ्रीज हो जाते हैं। ये सब जो एक्शंस होते हैं वो सैंक्शंस के अंडर आते हैं। तो इस पर ये एडिटोरियल है, आपको ये क्विकली रीड करना है एंड इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। सो आपको अनरेस्ट का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो बताना है। ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन। A year after the death of Mahsa Amini, the 22-year-old Kurdish woman who was arrested by Iran's morality police for allegedly flouting the country's mandatory hijab rules, anti-government protests seem to have lost their momentum. तो एक साल पहले एक कर्डिश वुमन थी हु वॉज अरेस्टेड बाय ईरान मोरालिटी पुलिस। ईरान में एक मोरालिटी पुलिस है जो कि जो मॉरल है, मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्पोज करती है कि जो ईरानियन सिटीजन्स हैं वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करें। तो एलिजिडली मीन्स कि ऐसा कहा गया था, ऑल्दो इसका प्रूफ नहीं है, ऐसा कहा गया था एलिजिडली। फ्लाउटिंग, फ्लाउट करना किसी रूल को ना मानना, ठीक है, उसका उल्लंघन करना, तो वह किसी रूल को वायलेट करना। तो ये कहा गया था कि जो 22-year-old मासा अमीनी जो कर्डिश वुमन थी, शी हैड वायलेटेड द कंट्रीज मैंडेटरी हिजाब रूल्स। जो हिजाब पहनना वहाँ पे मैंडेटरी है, तो वो उस रूल को फॉलो नहीं किया था। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सीम टू हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम। तो एक साल पहले वो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, बहुत पावरफुल प्रोटेस्ट थे, लेकिन अब आके दे सीम टू हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम, यानी कि जो उनका विगर था, जो जो जितने पावरफुल प्रोटेस्ट थे, धीरे धीरे करके जो प्रोटेस्ट का मोमेंटम है, यानी कि प्रोटेस्ट जो है वो वीक हो गए, मोमेंटम कम हो गया, प्रोटेस्ट वीक हो गए। बट द थियोक्रेटिक regime remains vulnerable to more such shocks. Although वो प्रोटेस्ट अब कम हो गए हैं, लेकिन जो वहाँ पर थियोक्रेटिक regime है, थियोक्रेसी होती है ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर रिलीजियस लीडर्स रूल करते हैं। तो थियोक्रेटिक यानी कि उसी का ही एडजेक्टिव बन गया। तो रजीम होता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर रिलीजियस लीडर्स रूल करते हैं। रिमेन्स वल्नरेबल टू मोर सच शॉक्स। ऑल्दो ये जो प्रोटेस्ट है ये कम हो गए, वीक हो गए, लेकिन और ऐसे शॉक्स आ सकते हैं जो वहाँ की जो रिलीजियस लीडरशिप है उनके लिए। द इस्लामिक रिपब्लिक विच इज स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक वोज अंडर ड्यू टू ट्रिपलिंग अमेरिकन सैंक्शंस हैज विटनेस्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट with a demand for reforms and at times regime change. तो इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की बात हो रही है, द इस्लामिक रिपब्लिक,
which is struggling with economic woes. Woes are difficulties, problems. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है ईरान. क्यों फेस कर रहा है? ड्यू टू क्रिपलिंग अमेरिकन सैंक्शंस. क्रिपलिंग यानी हैविंग अ वेरी नेगेटिव और वेरी हार्मफुल इफेक्ट. यानी जो सैंक्शंस लगाई है यूएस ने ईरान पर, उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. हैज़ विटनेस्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट. तो ईरान में वेव ऑफ प्रोटेस्ट यानी कि बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं विद द डिमांड फॉर रिफॉर्म्स. और उनमें वो प्रोटेस्ट किस लिए हुए? रिफॉर्म्स के लिए, चेंज के लिए, वहाँ की गवर्नेंस, वहाँ की जो सोसाइटी और इकोनॉमी, उसमें चेंज के लिए वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुए. एंड एट टाइम्स रजीम चेंज. और कुछ केसेस में तो रजीम को ही चेंज करने के लिए, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए भी प्रोटेस्ट हुए हैं. The protests triggered by the custodial death of Amini had rattled the regime initially. तो क्या हुआ था जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे? कब शुरू हुए थे? They were triggered, they were started by the custodial death of Amini. तो जो कर्डिश वुमन थी अमीनी, उनकी कस्टडी में डेथ हो गई थी. कस्टडी के दो मीनिंग हम कंसिडर कर सकते हैं. एक तो होता है जेल में, यानी कि पुलिस कस्टडी. दैट मीन्स आप अरेस्टेड हो, ठीक है, यू आर इम्प्रिजेंट, तो वो कस्टडी. और दूसरा कस्टडी होता है कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड. तो पेरेंट के पास जो कस्टडी होती है या किसी गार्जियन के पास होती है, तो वहाँ पर कस्टडी का मीनिंग होता है टू टेक केयर ऑफ समवन, कि वो जो दी सिचुएशन और द कंडीशन वेयर यू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड. तो यहाँ पर कस्टडी का मतलब है जो पुलिस की कस्टडी थी, कस्टोडियल डेथ ऑफ अमीनी. तो पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी. हैड रैटल्ड द रजीम. तो जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, इससे वहाँ की जो गवर्नमेंट है ईरान की, वो रैटल हो गई थी, यानी कि दे वर वरिड. ठीक है, इतने ज़्यादा पावरफुल प्रोटेस्ट से दैट द रजीम, द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, इट वाज वरिड, which had sent mixed signals on disbanding the infamous morality police force and altering the hijab laws. तो इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, तो शुरुआत में क्या किया जो ईरान की गवर्नमेंट थी, इट हैज सेंट मिक्स सिग्नल्स, कि कुछ मिक्स सिग्नल्स दिए कि वो शायद ऑन डिसबैंडिंग द इनफेमस मोरालिटी पुलिस. डिसबैंड करना, बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, तो डिसबैंड करना यानी कि ग्रुप को तोड़ देना. अब यहाँ पर डिसबैंड मोरालिटी पुलिस मतलब कि मोरालिटी पुलिस को ख़त्म कर देना, उस ऑर्गेनाइजेशन को एंड कर देना. तो उन्होंने मिक्स सिग्नल्स दिए थे कि शायद वो मोरालिटी पुलिस को ख़त्म कर सकते हैं. एंड ऑल्टरिंग दी हिजाब लॉज, कि हिजाब लॉज में भी वो चेंज लाएंगे. बट इट लेटर रिकवर्ड फ्रॉम द सेटबैक्स. लेकिन जो भी सेटबैक थी, यानी कि जो भी थोड़ा सा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था ईरान की गवर्नमेंट पे, तो वहाँ से उन्होंने रिकवर किया. ठीक है, एंड दे टाइटन द क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स. और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चेंजेस नहीं किए, उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे ही क्रैकडाउन किया. क्रैकडाउन इज जब कोई अथॉरिटी कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं किसी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया. According to rights organizations, more than 500 people, including 71 minors, have been killed in the unrest. तो बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं इस प्रोटेस्ट में. ठीक है, अनरेस्ट यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो दैट्स एन अनरेस्ट. ठीक है, and hundreds wounded and arrested in the past year. Iran has also executed at least 7 people linked to the protests. ठीक है, तो 7 लोगों को एग्जीक्यूट भी किया गया, डेथ पेनल्टी भी दी गई है. ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनी's डेथ, देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल डिटेनिंग एक्टिविस्ट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ मेमोरियल इवेंट्स फॉर द वुमन. तो अब 1 साल की एनिवर्सरी पर भी सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या किया, डिटेन कर लिया एक्टिविस्ट को. डिटेन मीन्स कहीं जाने से रोकना. ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना. और कई केसेस में जो डिटेन वर्ड है वो अरेस्ट से भी सिनोनिमस यूज़ होता है. तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, उन्हें डिटेन कर दिया, यानी कि उन्हें अरेस्ट कर लिया ताकि कोई भी मेमोरियल इवेंट्स ना हो पाए ये 1 साल की जो एनिवर्सरी आ रही है उस पर. हुज नेम हैज इमर्ज्ड एज अ रैलिंग क्राई. तो ये जो
अमीनी की बात हो रही है, हर नेम हैज़ emerged एज अ रैलिंग क्राई। रैली करना यानी लोगों को इकट्ठा करना किसी एक कॉज के लिए। तो रैलिंग क्राई, क्राई इज कोई जैसे कोई आप स्लोगन बोलते हो, कोई वर्ड बोलते हो जिससे लोग इंस्पायर हो जाए, तो रैलिंग क्राई होगा कि जो महसा अमीनी का जो नाम है, इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, कि लोग जो है वो उसका नाम लेते हैं टू फॉर रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, विमेन की फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, इन अ कंट्री दैट हैज़ बीन टाइटली हेल्ड बाय शिया मुल्लाज सिंस द 1979 रेवोल्यूशन। तो क्योंकि ईरान में रिस्ट्रिक्शंस है काफ़ी ज़्यादा ऑन विमेंस फ्रीडम, एंड इसीलिए वहाँ पर ये प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ जो कंट्री है इट इज़ इन टाइटली हेल्ड, दैट मीन्स कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है शिया मुल्लाज, दैट इज शिया रिलीजियस लीडर्स, सिंस 1979। The Biden administration of the United States has imposed a new set of sanctions. US sanctions लगाता रहता है उन countries पे जो कि US के जो foreign affairs या कहें कि foreign interests के साथ मैच नहीं करते। तो ईरान पर भी sanctions impose किए थे और नए sanctions भी impose किए, a new set of sanctions। ठीक है, तो sanctions क्या थे? Restrictions या penalties on the first anniversary of Amini's death। अभी अभी लगाए हैं ये sanctions targeting officials in Iran's security apparatus, और ये सैंक्शंस लगाए हैं जो ईरान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ठीक है, अपैरेटस इज सिस्टम, तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनका, उसमें जो ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड अदर ऑफिशियल्स हैव रिपीटेडली कॉल्ड आउट राइट्स वायलेशंस। टू कॉल आउट मतलब टू कॉल आउट समवंस नेम होता है किसी का नाम जोर से बोलना, उससे बुलाना, लेकिन टू कॉल आउट एन एक्ट, ठीक है, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है किसी ने कुछ गलत किया है, ठीक है, और आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो पब्लिकली, बाकी लोगों का ध्यान भी आप उस तरफ दिला रहे हो, यू आर कॉलिंग आउट। तो जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, ही हैज़ they have repeat President Joe Biden and other officials, they have repeatedly called out rights violations, कि वो लोगों का या बाकी कंट्रीज का ध्यान किस तरफ दिला रहे हैं, जो ईरान में राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट द यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स। अब ये तो ठीक है, ये यूएस की एक पॉलिसी है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाना, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या? फर्स्ट, while the sanctions have hit the Iranian economy hard, inflaming resentment, they have done little in changing behavior of the regime। तो हालांकि यूएस सैंक्शंस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, एंड दे हैव हिट द ईरानियन इकोनॉमी हार्ड। ईरान की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है यूएस के सैंक्शंस का। ईरान जो कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, तो अपना ऑयल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इन्फ्लेमिंग रिजेंटमेंट, इन्फ्लेम मतलब कोई नेगेटिव इमोशन को बढ़ाना। यहाँ पर नेगेटिव इमोशन क्या है? रिजेंटमेंट। व्हाट इज रिजेंटमेंट? जब आप किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, आपको यू फील डिससेटिस्फैक्शन, यू फील एंगर अबाउट समथिंग, तो दैट्स रिजेंटमेंट। तो क्योंकि इकोनॉमिक यूएस सैंक्शंस लगे, उसके बाद इकोनॉमी जो है ईरान की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, इसकी वजह से लोगों में रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ी, डिससेटिस्फैक्शन, एंगर वो बढ़ा। दे हैव डन लिटिल इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द रिजीम। हालांकि लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ा है, लेकिन इससे जो रजीम का बिहेवियर है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने उनके जो बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। वो जैसे पहले जिस तरीके से वो अपने डिसीजंस लेते थे अभी वैसे ही ले रहे हैं, राइट्स वायलेशंस अब भी हो रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट, वॉशिंगटन हैज़ चोजन टू एंगेज विद द मुल्लास। तो यूएस जो है एक तरफ सैंक्शंस लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ एंगेज भी करता है जो ईरान के रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिटोरिक ओवर ह्यूमन राइट्स। रिटोरिक इज एक आप स्पीच देते हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, लोगों को परसुएड करने के लिए, तो यूएस भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर काफ़ी जो है स्टेटमेंट्स देता है। तो वो उसके बाद भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बात करता है ईरान में, लेकिन उसके बाद भी
US chooses to engage with the religious leadership in Iran. The US and Iran are in an advanced stage of finalizing a prisoner swap deal. तो अभी US और ईरान दोनों वो फाइनल स्टेजेस में है, एडवांस स्टेजेस में है कि वो एक डील साइन कर रहे हैं जिसमें प्रिजनर स्वैप यानी कि कुछ जो US सिटीजन्स प्रिजनर्स हैं ईरान में उन्हें छोड़ा जाएगा किसके बदले, as part of which the US would agree to transfer some 6 billion Iranian funds frozen in South Korean accounts to Qatar. तो बदले में US जो ईरान का जो 6 बिलियन डॉलर्स थे जो साउथ कोरिया में फ्रोजन थे सैंक्शंस की वजह से वो रिलीज कर देगा US. ठीक है, विच तेहरान कैन टैप फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस. यहाँ पर तेहरान दैट मीन्स ईरान की कैपिटल है तो ईरान की ही बात हो रही है. ईरान कैन टैप मीन्स यूज फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस. वो लोगों के बेटरमेंट के लिए, लोगों के बेनिफिट्स के लिए वो यूज़ किया जा सकता है. Instead of this off and on hostility and engagement which is not helping the Iranian people, the West should adopt a more consistent policy of engagement and pressure to extract compromises from Iran in return for economic rewards. अब यहाँ पर क्या सजेशन है, ठीक है, यहाँ इससे पहले तो फैक्ट्स मेंशन थे, यहाँ पर ओपिनियन है क्या कि इंस्टेड ऑफ दिस ऑफ एंड ऑन हॉस्टिलिटी एंड एंगेजमेंट कि कभी यूएस चूज़ करता है हॉस्टाइल होना यानी कि अनफ्रेंडली एक जो है एटीट्यूड होता है कि उसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगे, सारे ट्रेड और कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा जब फिर एंगेजमेंट शुरू की जाएगी. ठीक है, तो ये ऑन एंड ऑफ दोनों ये ऑल्टरनेट होते रहते हैं, हॉस्टिलिटी एंड एंगेजमेंट. तो इससे क्या हो रहा है, ईरानियन पीपल की कोई हेल्प नहीं हो रही है. ठीक है, तो क्या सजेशन है कि द वेस्ट शुड अडॉप्ट अ मोर कंसिस्टेंट पॉलिसी. इसकी जगह एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए, एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए ऑफ एंगेजमेंट एंड प्रेशर कि एंगेज भी करना चाहिए, साथ में वहाँ की गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करना चाहिए ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, समझौता करें. दैट मीन्स वो भी कुछ बातें माने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की है या यूएस की है इन रिटर्न फॉर इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स. और फिर अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ईरान तो फिर वहाँ पर उन्हें इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स देने चाहिए, यानी जो सैंक्शंस लगाए वो धीरे धीरे लिफ्ट करने चाहिए. Okay, for the mullahs, the recurring protests should serve as a reminder that a large section of the population has already turned hostile towards their reign. तो जो religious leadership के लिए ये एक warning है एक तरीके से कि it's a reminder कि जो ज़्यादातर population है ईरान की वो उनके rule के against हो गई है, they are not supporting their rule. और ये protest बार बार हो रहे हैं. रेकर इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, कई बार आप गलत स्पेलिंग लिख देते हो, तो रेकरिंग यानी कि अकरिंग अगेन एंड अगेन, हैपनिंग अगेन एंड अगेन. तो ये बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं. ये क्या साइन है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अब उनके रेन REIGN दैट मीन्स उनके रूल के सपोर्ट में नहीं है. द प्रोटेस्टर्स मे नॉट हैव अटेन्ड अ क्रिटिकल मास फॉर नाउ. अब अटेनिंग ए क्रिटिकल मास यानी कि अभी प्रोटेस्टर्स जो है वो स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चेंज ला पाएँ. क्रिटिकल मास एक ऐसे स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं अभी तक कि कुछ बदलाव आए, बट इट मे नॉट रिमेन सो फॉर एवर इन अ कंट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ रैडिकल रिवोल्यूशंस. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही रहेगा, हो सकता है आगे और ज़्यादा प्रोटेस्टर्स जो हैं वो उन्हें ज्वाइन करें, क्योंकि ईरान की हिस्ट्री ही रही है एक रैडिकल रेवोल्यूशंस की. अचानक से वहाँ पर फिर रेवोल्यूशंस हुई हैं पहले, यानी बदलाव आए हैं, वायलेंस भी हुआ है. तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है फ्यूचर में भी रेवोल्यूशंस हों इफ़ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, regime rigidity and lack of reforms are not addressed. और ये कब होगा, जब ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ईरान की जो गवर्नमेंट है या वहाँ का जो सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रही है. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस, CRISIS इज सिंगुलर, CRISES इज प्लूरल. तो एक क्राइसिस नहीं है, बहुत सारे क्राइसिस हैं. ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस. रजीम रिजिडिटी, रजीम हमने अभी देखा एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है. तो रजीम रिजिडिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना जो कोर्स है, अपना जो पाथ है वो एडजस्ट नहीं करते, आप बिल्कुल रिजिड हो, यू आर इनफ्लेक्सिबल. तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो लोगों के एस्पिरेशन या लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपने जो डिसीजंस हैं वो नहीं जो है वो
मॉडिफाई कर दें तो ये एक रिजिडिटी होगी। एंड लैक ऑफ रिफॉर्म्स, लैक ऑफ चेंज, जैसा सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया है वो वैसा ही चलता आ रहा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। तो अगर ये चीज़ें एड्रेस नहीं की जाती, अगर इन्हें सॉल्व नहीं किया जाता, तो फिर ये रेवोल्यूशंस आगे हो सकती है। तो इट्स अ मैसेज फॉर द रिलीजियस लीडरशिप ऑफ ईरान। ठीक है, तो ये द हिंदू का एडिटोरियल था। और अनरेस्ट का हमें क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, सो इट इज़ अपहीवल। ठीक है, अपहीवल भी एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर बहुत उथल पुथल होती है, यानी कि दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन कि बहुत सारे चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, देयर इज केओस। जब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टम जो कंट्री का सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, दैट्स अ पीरियड ऑफ अपहीवल। ओके, हम टर्मोइल भी कह सकते हैं। ठीक है, टिम्यूल्ट भी कह सकते हैं। ओके, तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो अनरेस्ट के क्लोज हैं। तो ये वर्ड्स बहुत बार आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अपहीवल, टर्मोइल, टिम्यूल्ट एंड अनरेस्ट। प्रावेस होता है आपकी किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है, बहुत ज़्यादा, यू आर वेरी स्किल्ड इन अ फील्ड, बट इट्स नॉट करेक्ट। इवोकेशन इज इवोक करना होता है कि किसी चीज़ को देख के आपके मन में कोई इमोशन जो है वो आता है। तो इवोकेशन इज लाइक इट्स द नाउन फॉर दैट। इवोक वर्ब है, इवोकेशन इज नाउन, तो वो मीनिंग नहीं है इसका। मिसक्रिएंट होता है जो कि कोई लॉ को वायलेट करता है। ठीक है, तो वो भी गलत, वो भी अनरेस्ट से सिमिलर नहीं है। एंड स्पेक्टिकल, इट्स स्पेक्टिकल इज कोई एक ऐसा सीन है जहाँ पर लोग देख रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा मे बी एंटरटेनिंग हो सकता है, तो बट दैट इज़ नॉट सिमिलर टू अनरेस्ट, तो ये भी नहीं होगा। सो ए इसका आंसर है। एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आप एक बार क्विकली यू कैन गो थ्रू इट। तो जैसे कि अनरेस्ट में हम टर्मोइल कह सकते हैं, टिम्यूल्ट कह सकते हैं, स्ट्राइफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे। एंड आई होप you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.